Hello everyone, welcome to Voxel. So first thing first, this video is going to be in Hindi language, and if you want to watch the English version of this video, basically I mean if you want to watch this video in English language of this particular test, this particular passage, you can go to our video section and you will be able to find it there easily. So let's begin in Hindi. सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वॉक्सल के चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज की ऑफिशियल आइलेट्स बुक 20th के थर्ड टेस्ट के पहले पैसेज को। हमने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के तीनों पैसेजेस ईच टेस्ट के पहले ही डिस्कस कर लिए हुए हैं और उनकी वीडियोस चैनल पर आपको मिल जाएंगी और आप उनको देख सकते हैं। बट अभी मुझे आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए इस वीडियो के लिए, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, रीडिंग पैसेज 1। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी हुई होंगी तो आपको पता होगा कि हम कैसे करते हैं। हम बेसिकली शुरू करते हैं टाइटल ऑफ द पैसेज को रीड कर कर और इंस्ट्रक्शन वर्ड्स के साथ। अब इस पैसेज में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 to 13, मतलब 1 से लेकर 13 तक। ठीक है, और हम पैसेज को टाइटल को पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है फ्रोज़न फूड, मतलब वो खाना जो फ्रोज़न किया होता है, जो आपको रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर्स में मिलता है, सुपरमार्केट्स में या मार्केट्स में, तो उसके ऊपर ये कुछ होना चाहिए। अ यूएस पर्सपेक्टिव ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री। अब ये यूएस मतलब अमेरिका का पर्सपेक्टिव है, मतलब व्यू पॉइंट है कि उनके नज़रिए से हम देख रहे हैं कि ये जो फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो हो सकता है इसमें बताया गया हो ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई इंडस्ट्री, कितना इस इंडस्ट्री में लाइक कारोबार होता है, कितने डॉलर्स का, कितने प्रॉफिट्स कितना होता है, या इस ये चलानी इजी है या डिफ़िकल्ट है। हमें शायद कुछ ऐसे को पढ़ने का मिल सकता है। हो सकता है इससे कुछ डिफरेंट भी मिले, तो हमें वो उस चीज़ से घबराना नहीं है। हमें टाइटल ऑफ द पैसेज पढ़ने का बेनिफिट ये होगा कि जब हम इसको पढ़ेंगे हमें पता होगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की वोकैबुलरी या किस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सपेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन जब इसको पढ़े तो वो थोड़ा सा शॉक ना हो, जो वो रेडी हो अपनी वोकैबुलरी के साथ कि मुझे कुछ ऐसा को पढ़ने को मिलेगा। तो अभी अब हम सिंपल पैसेजेस को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। अभी हम जाएंगे सीधा क्वेश्चंस पर और देखेंगे हमें किस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस 1 to 7, और हमें सॉल्व कितने करने हैं 1 से लेकर 13 तक। तो मतलब ये अभी एक सेट ही हुआ है, तो एक सेट और होगा कम से कम क्वेश्चंस का। तो ये हैं ब्लैंक्स। इसमें हमें ध्यान रखना है 1 वर्ड ओनली, एक वर्ड से ज़्यादा हम इसमें नहीं लिख सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा वर्ड लिख दिए, चाहे उनमें से एक वर्ड ठीक हो, ठीक है, बट फिर भी आंसर वो इनकरेक्ट ही मार्क किया जाएगा, वो आंसर गलत कर दिया जाएगा आपका। सो इंस्ट्रक्शन वर्ड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ कि इनकी अनदेखी मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वो पढ़ते नहीं हैं। वो चाहे वो लिसनिंग भी हो तो वो 1 वर्ड 2 वर्ड्स इस तरह के इंस्ट्रक्शन को ध्यान नहीं देते और वर्ड्स आगे पीछे लिख देते हैं, जिस वजह से वो आंसर ठीक होते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, एक तो हमें ये करना है 1 से लेकर 7 तक, और 8 to 13 मतलब लेट मी चेंज द कलर। 8 to 13 मतलब ये हमारा दूसरा सेट, क्योंकि 13 क्वेश्चन टोटल हैं तो ये 13 तक हो गई। इसमें हमें सॉल्व करना है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ठीक है, अब इनको करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं रीडिंग को करने के, बट जो 2 मेन तरीके हम डिस्कस करते हैं उनमें से एक करेंगे। ये आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों सेट्स के पहले पहले क्वेश्चन को, मतलब पहले फर्स्ट को सेट के, मतलब जो ये फर्स्ट सेट हो गया और ये हमारा कौन सा सेट हो गया, सेकंड सेट। और आप ऐसा कर सकते हो कि पहले सेट का पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें से इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको मार्क कर लीजिए, ताकि जब आप वैसिक इन्फॉर्मेशन को रीड करें तो आपको पता लग जाए कि हाँ ये हमारी लोकेशन है। जैसे 2000 ईयर्स अगो साउथ अमेरिका कंजर्व न्यूट्रिशनल वैल्यू समथिंग लाइक दैट। हम जब हम पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप सेकंड सेट के पहले क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं, जैसे अर्ली 1800s ये डेट होगी तो इसको तो ऐसे ही लिखा जाएगा कुछ ना कुछ। तब जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन के पास पहुँचें तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और फिर इन्फॉर्मेशन को पढ़ के देखेंगे ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। कुछ बच्चों को ये ईजी लगता है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले इन
7 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद 8 से लेकर 13 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो आपके ऊपर है। इसमें होता क्या है, जो ये ब्लैंक्स होती हैं ये ऑलमोस्ट ऑलवेज सीक्वेंस में होंगी। लाइक आपको पहले का आंसर पहले मिलेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का, फिर छठे का, फिर सातवें का। ठीक है। और सिमिलरली ट्रू फॉल्स भी ऑलमोस्ट ऑलवेज सीक्वेंस में होते हैं। लाइक पहले को आपको 8वें का मिलेगा, फिर 9वें का आंसर, फिर 10वें का, फिर 11वां, 12वां एंड देन 13वां, 13th। क्लियर। बट इनका आपस में कोई सीक्वेंस नहीं है। ये नहीं है कि जहां पर 7th क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद 8th शुरू होगा, नहीं नहीं, ये अपने सेट का खुद का एक सीक्वेंस होगा, बट दोनों सेट्स का कोई सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है आपको पहले का आंसर यहाँ पर मिल जाए, लेट्स सी एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चल रहा हूँ, तो एक बार कलर हटा दो। हो सकता है आपको पहले का आंसर इस पैराग्राफ में मिल जाए, दूसरे का आंसर इस पैराग्राफ में मिले, तीसरे का आंसर इस पैराग्राफ में, चौथे का आंसर इसमें, पांचवें का इसमें, छठे का इसमें और सातवें का इसमें। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पर होंगे, बट ये नहीं है कि इसके बाद आपको 8वां शुरू होगा, उस पर तो खत्म हो गया, एक ही पैरा रह जाएगा। यही नहीं, इसके बाद 8वां शुरू होगा। 8वां हो सकता है आपको यहाँ कहीं पर मिल जाए, पहले पैराग्राफ में शायद 8वें का आंसर भी हो। ठीक है। तो सेट्स का अपना एक सीक्वेंस होगा, बट दोनों सेट्स का आपस में ऐसा कोई सीक्वेंस का लेना देना नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम करेंगे, पहले सेट को पहले सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, एंड देन फिर जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको मार्क तो करते रहेंगे, साथ के साथ डेज को, डेट्स को, नेम्स को। ठीक है। ऐसी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को मार्क करते रहेंगे, ताकि अगर जब हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन को रीड करें तो हमें इजीली वो मिल जाए। क्लियर। अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहते हो कि पहले को लाइक दोनों को एक साथ साथ, तो हम ऐसा करके देख सकते हैं कि हम पहला क्वेश्चन दोनों का साथ साथ सॉल्व करके देख लेंगे। चलो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ना फिर वो कई बार बड़े बच्चों को आते हैं कमेंट्स कि थोड़ी कई बार डिफिकल्ट लगती है ये चीज़। वो चीज़ मैंने बाकी वीडियोस में सॉल्व की हुई हैं, वो कुछ वीडियोस में मैंने वैसा सॉल्व किया हुआ है साथ ही साथ। जैसे हम क्या करेंगे, अगर इसके सेकंड पैसेज या थर्ड पैसेज को साथ ही साथ सॉल्व करके देखेंगे, तो ताकि दोनों सेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ताकि जो आपको इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड ठीक हैं, ये एक मेथड दूसरे से बढ़िया नहीं है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है और किस में आप ज़्यादा एक्यूरेट हो पा रहे हैं। जिसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है उसको चूज़ कीजिए, बाकी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द हिस्ट्री ऑफ फ्रोजन फूड 2000 years ago साउथ अमेरिका। ओके, तो हमारे पास ये लोकेटर वर्ड मान के चलिए 2000 years ago साउथ अमेरिका, जहाँ यहाँ पर हमारी लोकेशन मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। पीपल कंजर्व द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डैश यूजिंग अ मेथड ऑफ फ्रीजिंग देन ड्राइंग। अब ये कह रहा है जब लोग हैं ना वो कंजर्व करते थे किसको, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मतलब किसी की हो सकती है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ किसी फूड का नेम हो सकता है ना। तो यूजिंग मेथड ऑफ फ्रीजिंग देन ड्राइंग, पहले मतलब उसको फ्रीज करते थे, देन उसको सुखाते थे, ड्राई करना सुखाना। तो मीट जैसे यूजुअली फ्रोजन फूड्स होते हैं, कोई भी जैसे पीस, मीट और जो भी फ्रोजन मिल रहा है आपको ना मार्केट में, तो वो कोई भी फ्रोजन फूड या इसको फूड ही लिख सकते हैं, या किसी फूड का नेम हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। At some point in history, humans discovered that ice preserved food. There is evidence that winter ice was stored to preserve food in the summer as far back as 10,000 years ago. तो यहाँ पे तो अभी 10,000 years ago हुआ, बट हमें 2000 years ago वाली चाहिए। 2000 years ago, ओके, देखिए इन्होंने कैसे थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ किया, यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स यूज़ कर लिए। तो 2000 ईयर्स अगो द इनहेबिटेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका, तो हमारा साउथ अमेरिका भी मिल गया और 2000 भी मिल गया, तो हमारी लोकेशन यहीं पर होना चाहिए। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द साउथ अमेरिकन एंडियन माउंटेन्स हैड अ यूनिक मीन्स ऑफ कंजर्विंग पोटैटोज फॉर लेटर कंजम्पशन. They froze them overnight and then trampled them to squeeze out the moisture and then dried them in the sun. यहाँ पर देखिए फ्रीजिंग का और ड्राइंग का भी फॉर्म अलग यूज़ की है, क्योंकि पास्ट ऑब्वियसली कंजर्व्ड ये था, तो यहाँ पे तो चलो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिस वजह से वो कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है, बट है तो वो पास्ट में ही ना, तो ये पास्ट हो गया हमारा। दिस प्रिजर्व देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू इफ नॉट देयर एस्थेटिक अपील, एस्थेटिक मतलब देखने के लिए, कहते हैं उनकी इससे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो बचती थी चाहे
उनको देखने में इतना अच्छे ना लग रहे हो, क्योंकि वो कुचल दिए, ट्रैम्पल करना तो कुचल देना पैरों से किसी है ना चीज़ों से, ठीक है। तो होपफुली आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। तो मैं हर क्वेश्चन से पहले, बताने से पहले आपको अबाउट 10 सेकेंड्स दूंगा सॉल्व करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा का टाइम अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड देन जब आप अपने आंसर के साथ रेडी हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अभी इसका आंसर पहले यहाँ पे, चलो मैं आंसर मार्क कर देता हूँ, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर सही फाइंड किया या नहीं। एंड इसका आंसर है पोटैटोज। लेट मी डू दिस। इसका आंसर है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पोटैटोज। अब मैं यहाँ पे लिख लेने दीजिए एक बार। अगर आप नहीं फाइंड कर पाए तो डोंट वरी, आई विल टेल यू इसका आंसर ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, किस वर्ड से आपको पता लगेगा इसका आंसर ये है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके, नाउ लेट्स सी कौन कौन से वर्ड्स हमारे मिल रहे हैं। एक तो हमने तो देख ही लिया न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट आप तो कहोगे न्यूट्रिशनल वैल्यू तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर ये रहा, ये मतलब कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया, आपको मैंने बताया था देयर। देयर मतलब प्रोनाउन, मतलब किसी चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रिजर्व हो रही है। अब ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे एंड देन ड्राई, ठीक है। दे दे मतलब अगेन किसी चीज़ को फ्रोज किया जा रहा है। और अब किसको ये बचा रहे हैं, कंजर्व किसको कर रहे हैं, ये रहा हमारा कंजर्व्ड। किसको कंजर्व कर रहे हैं हम, किसको बचा के रख रहे हैं, पोटैटोज को, ठीक है, ताकि उनको फ्रोज कर सकें और उनको मतलब ड्राई करके रख सके सन में, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देयर मतलब उनकी उनकी किन की, पोटैटोज की। आई होप इट इज क्लियर कि पोटैटोज आंसर क्यों आएगा इसका। गुड, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। 1851 यूएसए, तो हमारी अगली लोकेशन ये हो जाएगी। डैश वॉज केप्ट कूल बाय आइस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन स्पेशली अडेप्टेड ट्रेन्स। डैश वॉज केप्ट कूल मतलब किसी चीज़ को ठंडा रखा गया है ना। कोई फूड हो सकता है जिसको ठंडा रखा गया होगा, या किसी भी चीज़ को, मतलब हमने कोई ना कोई चीज़, किसी थिंग, किसी प्रोडक्ट का नाम फाइंड करना है जिसको ठंडा रखा गया आइस के हेल्प से, जब उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे हम स्पेशली अडेप्टेड ट्रेन्स। अब स्पेशली अडेप्टेड ट्रेन मतलब किसी खास पर्पस के लिए बनाई गई है उनको, ठीक है। तो हो सकता है उनको कोई लाइक उनको कोई पैराफ्रेज किसी और तरीके से किया जा सकता है इसको इजीली बहुत। तो हमें ध्यान रखना है ट्रेन्स की बात होनी चाहिए, ट्रेन्स को रेलवेज, रेल्स, ओके, कुछ कोचेज और मेट्रोज कुछ ऐसे की करके यूज कर सकते हैं। ओके, वर्ड्स ध्यान रखेंगे मैं इस चीज का। पहले तो हम लोकेशन फाइंड करेंगे 1851 यूएसए। Natural ice remained the main form of refrigeration until late in the 19th century. ओके, तो हमें पता लग गया कि नेचुरल आइस से किया जा रहा है, बट लेट इन द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी के लास्ट की बात है, तो भी तो हम 1851 पक्का नहीं कह सकते। इन द अर्ली 1800s शिप ओनर्स फ्रॉम बॉस्टन यूएसए हैड इनॉर्मस ब्लॉक्स ऑफ आर्टिक आइस टोड ऑल ओवर द अटलांटिक फॉर द पर्पज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इन 1851, या 1851 आ गया, ये यूएस आ गया है, ये जगह का नाम है बॉस्टन उनकी। रेल रोड्स, अगेन रेल रोड्स मतलब ट्रेन, फर्स्ट began putting blocks of ice in insulated rail cars to send butter from ऑर्डन्सबर्ग न्यूयॉर्क टू बॉस्टन। तो वो क्या बता रहे हैं कि वो ब्लॉक्स ऑफ आइस, अगेन ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा, है ना। इंसुलेटेड रेल कार्स, ये ट्रेन ही हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स, आपको आंसर पता लग गया होगा अब तक। तो आपके पास रफली 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो मैं क्या करूँगा, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड लेट्स सी आपने वही आंसर फाइंड किया है। इसका आंसर है बटर।
लेट मी मार्क इट हियर, कहाँ पर गया, ये रहा। ये तो काफ़ी इजी था। देखिए रीडिंग कभी डिफ़िकल्ट नहीं होती अगर आप क्वेश्चन को समझ करके किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी चाहिए और पैराग्राफ को समझेंगे उसमें लिखा क्या हुआ है, तो आप बहुत इजीली वर्ड्स को बिना बार बार रीड किए समझ जाएंगे उन्होंने कैसे पैराफ्रेज किया हुआ है। बेसिकली रीडिंग आपका उतना ही वोकेबलरी का टेस्ट है जितना आपका वो रीड करने की एबिलिटी का टेस्ट ले रहा है कि आपको पढ़ना भी आता है या नहीं, बट वो बेसिकली वोकेबलरी साथ में वो टेस्ट करें। इट्स नॉट लाइक जस्ट आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक हो रही है, इट्स मोर ऑफ योर वोकेबलरी टेस्ट कि आपका वोकेबलरी का टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको एक ही बात को पैराफ्रेजिंग में अगर कोई बंदा बोल रहा है तो आपको समझ आ रही है वो चीज़ क्या नहीं। क्लियर। आप यहाँ पे केप्ट कूल बाय आइस, यहाँ पे लिखा हुआ ब्लॉक्स ऑफ आइस, यहाँ पे स्पेशली अडेप्टेड ट्रेन, तो उन्होंने स्पेशली अडेप्टेड ट्रेन को बताया किस तरह की ट्रेन थी, इंसुलेटेड रेल कार्स, ताकि हम क्या सेंड कर सके, बटर को एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। होपफुली इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। 1880 ऑस्ट्रेलिया, तो अगला हमारा कीवर्ड 1880 ऑस्ट्रेलिया वाला होगा। क्वेश्चन कह रहा है टू काइंड्स ऑफ डैश वर द फर्स्ट फ्रोजन फूड शिप्ड टू इंग्लैंड। तो ये कह रहा है, एक सेकेंड गाइस, मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा ओके तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू काइंड्स मतलब अगेन टू काइंड्स ऑफ, दो तरीके का कुछ हो सकता है, दो तरीके का खाना, दो तरीके का कुछ, क्योंकि वर द फर्स्ट फ्रोजन फूड मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फूड की टाइप आनी चाहिए कि ये ना इस तरह का पहला फ्रोजन खाना था जिसको शिप कहाँ पे किया गया, इंग्लैंड, वहाँ उसको इंग्लैंड भेजा गया खाने को। हो सकता है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड भेजा गया हो सकता है। किस तरह के टू, लाइक बटर तो चलो हमारा आंसर हो ही गया, टू काइंड्स ऑफ टमाटोज, टू काइंड्स ऑफ समथिंग, मतलब कोई ना कोई खाने का नाम आएगा जो हमने जो हमने फ्रीज करके भेजा इंग्लैंड पे। ठीक है, तो लेट्स सी किसको भेजा गया इंग्लैंड में, और दो तरीके के होने चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना हमने। फाइनली इन 1870 ऑस्ट्रेलियन इन्वेंटर्स फाउंड अ वे टू मेक मैकेनिकल आइस, तो इसको भी एक और मार्क कर लेते हैं, क्या पता ट्रू फॉल्स में काम आ जाए। फाइनली इन 1870 ऑस्ट्रेलियन इन्वेंटर्स फाउंड अ वे टू मेक मैकेनिकल आइस, कि हमें मैकेनिकल आइस बनाने का तरीका मिल गया। दे यूज्ड अ कंप्रेसर टू फोर्स अ गैस अमोनिया एट फर्स्ट एंड लेटर फेरॉन थ्रू अ कंडेंसर, तो उन्होंने ये मेथड से, वो जैसे हम रेफ्रिजरेटर में बना रहे हैं वो बता रहे हैं ये। द compressed gas gave up some of its heat as it moved through the condenser, तो बता रहे हैं कि जब कंडेंसर से गैस होकर निकलती थी तो वो उसका कुछ हीट का हिस्सा वो छोड़ देती थी पीछे, क्योंकि वो कंडेंसर गर्म हो जाएगा, उसमें ठंडी तो होना ही है उसमें। Then the gas was released quickly into a low pressure evaporator coil where it became liquid and cooled. Air was blown over the evaporator coil and then this cooled air passed into an insulated compartment, lowering its temperature to freezing point. क्लियर। तो बता रहा है कि वो कैसे कैसे उसको बनाया गया, एयर को क्या भेजते हैं कैसे नहीं, बट इसमें कहीं पेटिलिटी मिला ही नहीं तो हम ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे समझने में। Initially, this process was invented to keep Australian beer cool even in hot weather. तो कहते स्टार्टिंग में ये क्यों बनाया गया था, ताकि हम बियर को ठंडा रख सकें, बट यहाँ पे हमने फ्रोजन फूड की बात करनी है एंड आई डोंट बिलीव बियर फूड होता होगा। बट ऑस्ट्रेलियन कैटलमैन वर क्विक टू रियलाइज दैट if they could put this new invention on a ship they could export meat across the ओशन। बट जो ऑस्ट्रेलिया के जो कैटलमैन थे, मतलब जो लाइव स्टॉक कुरियर करते थे, जो वो चरवाहे टाइप थे उनके, जो लाइक भेड़ बकरियां या और चीज़ें मीट के लिए रखते थे अपने पास, तो वो कहते हैं उनको समझ आ गया कि अगर इस इन्वेंशन को हम शिप पर लगा दें ना, इस इन्वेंशन को, तो हम अपने मीट को ओशंस के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों में। इन 1880, तुम्हारे पास आगे 1880, अ शिपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें ऑब्वियसली, अ शिपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन बीफ एंड मटन वाज सेंट फ्रोजन टू इंग्लैंड। तो 1880 में हमने अपने जो फ्रोजन मटन एंड बीफ है ना उसको भेजा गया इंग्लैंड में। वाइल द ओके, तो बेसिकली चलो मैं ज़्यादा आगे क्या पढ़ूंगा, हमारे पास लोकेशन मिल गई है। ठीक है, अब आपके पास अबाउट 10 सेकंड्स है मुझे बताने के लिए, इसमें भी ध्यान रखना आंसर बताने के लिए।
एक वर्ड लिखना है, 2 वर्ड्स नहीं लिखने हैं। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसका आंसर लिखूंगा यहाँ पर एंड लेट्स सी कि आप होपफुली सही आंसर पर अराइव कर गए होंगे। इसका आंसर है मीट। होपफुली आपका आंसर ठीक होगा सभी का, बट अगर नहीं है तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्यों आएगा। अब देखिए, बीफ एंड मटन अगर आपने ये लिखा होगा तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत। रीजन, क्योंकि कितने वर्ड लिखने हैं, 1 वर्ड, 2 तो 3 वर्ड तो लिख ही नहीं सकते, तो बीफ एंड मटन तो आएगा नहीं। बट हमें ये पता है कि ये 2 तरीके, तो ये 2 चीजें भेजी गई हैं, बट ये दोनों है क्या। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ये दोनों क्या है, एक टाइप के मीट है। तो ये रहा हमारा आंसर, मीट। वो एक्सपोर्ट क्या करना चाह रहे थे, अपना मीट, और वो मीट की 2 किस्में कौन सी थी, बीफ एंड मटन। होपफुली आपको क्लियर होगा ये इसका आंसर मीट क्यों आया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question, let's see the keywords here, 1917 onwards USA। So ये हमारे keywords हो गए। क्लेरेंस बर्ड्सआई इंट्रोड्यूस्ड इनोवेशंस इंक्लूडिंग। तो हमें इस पर्सन को फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी अबाउट दैट। जहाँ पर भी इस पर्सन का नेम लिखा होगा तो हमारी लोकेशन वहीं पर ही होगी। पहले तो हमें ये डेट फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद उस पर्सन का नेम। तो ये जहाँ पर भी लिखे होंगे दोनों, तो हमारे पास ऑब्वियसली लोकेशन वहीं पर ही होगी। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इनोवेशंस, मतलब कुछ नई नई चीज़ें निकाल के दी थी, जिसमें इंक्लूड कर रहे थे क्विक फ्रीजिंग मेथड सो दैट डैश डिड नॉट स्पॉइल द फूड। तो इन्होंने कुछ निकाला था, क्विक फ्रीजिंग मेथड्स निकाले थे, जिस वजह से कुछ था जो खाने को खराब ना कर पाए। मतलब हो सकता है कोई चीज़ थी फूड, जब हम फ्रीज कर रहे थे तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ बन रही हो फूड के अंदर, क्योंकि जब फूड फ्रीज होगा तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं या और चीज़ें हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन होता होगा उसमें, आई डोंट हैव दी मच लाइक द रिक्वायर्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज ऑन दिस, बट जो भी होता होगा तो उसकी वजह से शायद फूड खराब होते होंगे, है ना, टेस्ट, सॉरी, फूड का टेस्ट कुछ ना कुछ खराब होता होगा, फूड ही खराब हो जाता होगा। बट उसने क्या निकाला, क्विक फ्रीजिंग मेथड, मतलब वो फ्रीज है वो जल्दी कर पा रहे थे ना कि स्लो। तो मतलब हो सकता है इसमें लिखा होगी स्लो फ्रीज करने से कुछ खराब हो जाता था, ऑब्वियसली वो क्विक फ्रीज करने से नहीं होता होगा। तो हमें पता करना है कि क्या चीज़ थी जो स्पॉइल नहीं करती थी, और मतलब स्पॉइल करती थी बट क्विक फ्रीजिंग से वो स्पॉइल नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा इसको समझना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं 1917। ओके, while the frozen food this way was still palatable, there was some deterioration। कहते हैं अगर फ्रोजन फूड इस तरह से हम जब करते थे ना तो खाने लायक तो था, बट उसमें कुछ ना कमी आ जाती थी उसके स्वाद में, उसके टेस्ट में। ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड विद इन द सेल्स ऑफ द फूड एंड व्हेन द आइस एक्सपेंडेड द सेल्स बर्स्ट, दिस स्पॉइल्ड द फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ द फूड। तो कहते फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान ना क्रिस्टल बन जाते थे, ठीक है, विद इन द सेल्स, फूड के जो सेल्स होते हैं उसमें क्रिस्टल बन जाते थे, एंड जब आइस एक्सपेंड करती थी सेल्स बर्स्ट करते थे, और जिस वजह से फ्लेवर और टेक्सचर फूड का खराब हो जाता था। तो बट अभी हमें 1917 तो मिला नहीं है, तो अभी हम इसको पहले फाइंड करेंगे, अदरवाइज इसमें भी हम आंसर लगा सकते हैं, बट वी आर नॉट सो श्योर अबाउट दैट जब तक हमें लोकेशन एग्जैक्ट नहीं मिलती। गैस वर्क बिल्कुल नहीं करेंगे हम। द मॉडर्न फ्रोजन फूड इंडस्ट्री बिगैन, पहले 1917 को ढूंढने के थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ताकि आपको थोड़ा सा हैबिट भी बने पढ़ने की इस तरह से। द मॉडर्न फ्रोजन फूड इंडस्ट्री बिगैन द इंडिजिनियस इन्यूट पीपल ऑफ कैनेडा इन 1912। अ बायोलॉजी स्टूडेंट इन मैसेच्यूसेट्स यूएसए नेम्ड क्लेरेंस बर्ड्सआई। तो ये रहा हमारे पास क्लेरेंस बर्ड्सआई, बट ये 1912 है, हमें 17 चाहिए। रैन आउट ऑफ मनी एंड वेंट टू लैब्राडोर। तो ये भी ना एक बार नेम, जितने भी नेम है हम इनको अंडरलाइन करते रहेंगे, ताकि ये भी एक इन्यूट पीपल ऑफ कनाडा, ताकि अगर हमें ट्रू फॉल्स में इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें फटाफट मिल जाए, हमें बार बार इसको रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। रैन आउट ऑफ मनी एंड वेंट टू लैब्राडोर इन कनाडा टू ट्रैप एंड ट्रेड
फर्स्ट, तो ये वहाँ पर गया कनाडा में ये करने के लिए. While he was there, he became fascinated with how the Inuit would make quickly freeze fish in the Arctic air. The fish looked and tasted fresh even months later. Birdseye returned to the US in 1917. अब आ गया Birdseye और 17, ये हमारे पास हो सकता है लोकेशन. And began developing mechanical freezers capable of quick freezing food. तो हमारे पास क्विक फ्रीजिंग वाला भी यहाँ पर आ गया हुआ है. Birdseye methodically kept inventing better freezer and gradually built a business selling frozen fish in Gloucester, Massachusetts. In 1929, his business was sold and became General Foods, but he stayed with the company as director of research and his division continued to innovate. Okay. अभी इसमें कुछ स्पॉइल करने वाली तो कुछ खास बात आई नहीं है, तो लेट्स सी आगे देखते हैं. Birdseye was responsible for several key innovations. तो ये innovations के बारे में भी हमारे पास आ गया. That made the frozen food industry possible. He developed quick freezing techniques. So again, quick freezing techniques that reduced the damage that crystal caused, as well as the technique of freezing the product in the package it was to be sold in. तो उसने क्या रिड्यूस कर दिया? डैमेज जो क्रिस्टल करते थे उससे. ठीक है. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूजेस ऑफ, चलो ये तो अगला आ गया. ऑल्सो मतलब सेकंड पॉइंट आ जाएगा, वो तो ऑब्वियसली बात है. तो हमारी लोकेशन ये है और अब मुझे आपको मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा. और आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. एंड इसका आंसर है क्रिस्टल्स. आई होप आपको आंसर मिल गया होगा सभी को इसका. तो लेट मी मार्क हियर. ये क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो लेट्स सी. अभी मैं यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था उन्होंने कैसे हो सकता है कुछ घुमा फिरा के लिख दें वो चीज़, वही चीज़ उन्होंने की है बिल्कुल. एक सेकंड का. तो उन्होंने वही चीज़ बिल्कुल की है. अब देखिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक फ्रीजिंग मेथड्स. तो हमारा क्विक फ्रीजिंग टेक्निक्स मतलब मेथड्स टेक्निक्स का मतलब, तो कह रहा है कि वो इसलिए करते थे ताकि कोई चीज़ खाने का टेस्ट स्पॉइल ना कर सके, फूड को स्पॉइल ना कर सके. तो इन्होंने क्या रिड्यूस कर दिया? इन्होंने क्या रिड्यूस कर दिया? डैमेज रिड्यूस कर दिया जो क्रिस्टल कॉज करते थे. क्लियर. तो जो वो डैमेज करते थे क्रिस्टल्स, उनको वो रिड्यूस कर दिया क्विक फ्रीजिंग मेथड से. और यहाँ पे भी यही लिखा, मैंने ऊपर जब बताया था ना कि मुझे यहाँ पे आंसर तो मिल रहा है बट 1917 नहीं मिल रहा, जिस वजह से हम श्योर नहीं है. तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ था ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड विद इन द सेल्स ऑफ द फूड. क्रिस्टल बन जाते थे खाने के अंदर, सेल्स के अंदर. जब वो ठंडा होते थे वो एक्सपैंड करते थे एंड वो फट जाते थे. बर्स्ट था फट जाना. एंड उस वजह से खाने का फूड का टेक्सचर और फ्लेवर स्पॉयल हो जाता था. तो क्विक फ्रीजिंग मेथड से उसने उस डैमेज को रिड्यूस कर दिया ताकि फूड स्पॉयल ना हो पाए. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पैकेजिंग प्रोडक्ट्स विद डैश सो द प्रोडक्ट वाज विजिबल. अब हमें पता लगाना है कि हमने प्रोडक्ट्स को पैक किया किसी चीज़ के साथ ताकि प्रोडक्ट क्या हो? विजिबल. ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ होगी जिस वजह से हमने प्रोडक्ट का, ऐसे जैसे हमें ट्रांसपेरेंट वो पॉलीथीन्स होते हैं ना, ताकि हमें बाहर से दिख पाए कि अंदर जो सामान है तो वो कैसे का दिख रहा है, वो फ्रेश दिख रहा है, उसमें कुछ खराबी तो नहीं लग रही, वो रॉट तो नहीं कर गया या कुछ भी ऐसे की चीज़. तो हमें उस तरह की पैकेजिंग निकालने की, वो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स विद समथिंग. तो वो क्या चीज़ थी जिससे प्रोडक्ट को पैक किया जा रहा, जिसमें प्रोडक्ट को पैक किया जा रहा था. लेट्स सी. तो वो पैकिंग के बारे में बात कर रहे थे आगे. He also introduced the use of cellophane, the first transparent material for food packaging, which allowed consumers to see the quality of the product. Okay, तो यहाँ पे visible लिखा है, यहाँ पे लिखा है to see. Product was visible to see the quality of the product. तो ऑब्वियसली हमारी लोकेशन यही है और आपके पास आपको पता ही है. अराउंड 10 सेकेंड से मुझे बताने के लिए आंसर, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. एंड इसका आंसर है
सॉरी अबाउट दैट, सेलोफेन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी था, हमें पैकेजिंग बतानी थी प्रोडक्ट्स को किसके साथ पैक कर रहे थे और किस में पैक कर रहे थे बेसिकली, ताकि प्रोडक्ट विजिबल हो। तो वो प्रोडक्ट है ये रहा, ये लिखा हुआ है सेलोफेन। अगर आपको सेलोफेन के बारे में नहीं पता तो डरने की जरूरत ही नहीं है, वो आपसे मतलब पूछ भी नहीं रहे, उन्होंने तो कॉमे के बाद बता ही दिया, द फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो सेलोफेन है क्या? दुनिया का फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल किया गया है, ताकि कस्टमर्स क्या कर सके, कंज्यूमर्स क्या कर सकें, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को देख सकें, टू सी मतलब वो प्रोडक्ट उनको विजिबल हो। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली 1940s यूएसए। तो अभी हमें ये, सॉरी अबाउट दैट, ये क्या हो गया, तो अभी हमें ढूंढना है यूएसए और अर्ली 1940। अब जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम क्वेश्चंस को पैराग्राफ को रीड करते जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रोजन फूड बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ अ शॉर्टेज ऑफ समथिंग। तो कह रहे हैं जो फ्रोजन फूड है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। क्यों फ्रोजन फूड पॉपुलर क्यों हो गए? बिकॉज किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई थी, लाइक शॉर्टेज ऑफ फ्रेश फूड, बट 2 वर्ड तो लिख ही नहीं सकते ना, एक वर्ड ही लिखना है। शॉर्टेज ऑफ समथिंग, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, कुछ ऐसा का कुछ चीज़ लिखा होगा जिस वजह से ये कहेंगे कि फ्रोजन फूड पॉपुलर हो गए, क्योंकि कोई चीज़ की शॉर्टेज हो गई थी। शॉर्टेज मतलब कमी, ठीक है। अब शॉर्टेज को बहुत तरीके से पैराफ्रेज कर सकते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ की कमी हुई थी। तो पहले हम देखेंगे अर्ली 1940s यूएसए कहाँ पर लिखा हुआ है। बट देयर वर्स, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप अब मेरे साथ। अब हम फटाफट रीड करके हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे अपने कीवर्ड्स पर, 1940s यूएसए, और जो बाकी की चीज़ें लिखी हैं उस पर अभी ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ के साथ आपको पता लगता रहेगा कि कैसे इस चीज़ को रीड करना चाहिए। क्लियर? चलिए। बट देयर वर स्टिल ऑब्स्टेकल्स इन द 1930s, ये 30s लिखा हुआ है। फ्यू ग्रोसरी स्टोर्स, यहाँ पे भी 40s नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ। लीज रोड कार सो दैट इट कुड शिप हिज प्रोडक्ट्स एनीवेयर नेशन वाइड, फ्यू कंज्यूमर फीस इनफ, नहीं। सेल्स इंक्रीज इन द अर्ली 1940s, ये आ गया हमारे पास अर्ली 1940s, तो ये हमारे पास कीवर्ड आ जाएगा एक तरीके से हमारा, तो इसी का हमने ध्यान रखना था। अब हम इसको आराम से पढ़ेंगे सेंटेंस को। सेल्स इंक्रीज इन द अर्ली 1940s व्हेन World War II gave a boost to frozen food industry because tin was being used for munitions. तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वार 2 लगी हुई थी ना, तो फ्रोजन फूड इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला, क्योंकि जो टिन था ना वो म्यूनिशंस मतलब वेपन्स में यूज किया जा रहा था। Canned foods were rationed to save tin for the war effort, while frozen foods were abundant and cheap. फाइनली बाय द 1950s, चलो अब तो लोकेशन ही चेंज होगी, 1950s आ गया, हमें तो 40s तक के मतलब था। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है हमारा आंसर होना चाहिए इस सेंटेंस के अंदर। ओके, आपके पास को पता ही है कितने टाइम है और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो आपका मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ एंड देन देखते हैं आप सही आंसर पर अराइव कर पाए हो या नहीं। इसका आंसर है 10। होपफुली सभी को आंसर मिल गया होगा इसका। क्वाइट इजी, मैं उसकी मार्क कर देता हूँ इसकी लोकेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इसका आंसर 10 क्यों आ रहा है? अब देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फ्रोजन फूड बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ अ शॉर्टेज ऑफ। तो ये लिखा हुआ है कैंड फूड वर दिस राशन टू सेव टिन, जबकि जो जो कैंस थे ना, जो फूड कैंस में आते थे, वो उनको बचाया जा रहा था ताकि हम क्या बचा पाए, टिन, क्योंकि टिन किस में यूज हो रहा था। तो यही लिखा हुआ टिन वाज यूज्ड इन म्यूनिशंस, म्यूनिशंस मतलब हथियारों में, वेपनरीज में, ठीक है। उसको फिर कैंड फूड तो टिन के बक्सों में पैक, कैंस में पैक होता है ना, जो कैन वो टिन के बने होते हैं, तो उसको बचाने के लिए टिन को सेव किया जा रहा था। तो कैन फूड इतना मिल नहीं रहा था,
पर जबकि फ्रोज़न फूड क्या था, बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में था और बहुत सस्ता भी पड़ रहा था, तभी वो पॉपुलर हो गया ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बूस्ट मिला उनको, फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री को। क्लियर? तो ये इस वजह से इसका आंसर ये आएगा। अब देखते हैं 1950s यूएसए। अब इसका लोकेशन फाइंड करते हैं। तो हमने पढ़ा ही था फाइनली बाय द 1950s, तो इस ये लोकेशन में तो मिलेगी साथ की साथ। क्वेश्चन है अ लार्ज नंबर ऑफ होम्स नाउ हैड अ, तो इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे घरों में अब कुछ था। अब ए लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई नाउन है, कोई ना कोई चीज, कोई जगह। अब घर में तो कोई चीज ही होगी ना कोई चीज का आनी चाहिए, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। Finally, by the 1950s, refrigerator technology had developed far enough to make these appliances affordable for the average family. By 1953, 33 million US families owned a refrigerator, and manufacturers were gradually increasing the size of the freezer compartments in them. Okay, so आंसर है इसी सेंटेंस में। एंड आपके पास, आपको पता ही कितना समय है, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड यहाँ पे मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी आपने आंसर वही फाइंड किया या नहीं। इस सॉरी, इसका आंसर है रेफ्रिजरेटर। तो लेट मी मार्क द लोकेशन फर्स्ट। ये रहा हमारी लोकेशन, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 7। तो अब बाकी कीवर्ड्स देखते हैं। तो ये तो 1950s यूएसए में पता लग गया क्या था, ये 1950s। और ये देखिए, ये लिखी हुई हमारी लोकेशन 33 मिलियन यूएस फैमिलीज। तो 33 मिलियन यूएस फैमिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ होम्स हो गया। हैड मतलब उनके पास है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, ओन्ड, और ए तो लिखा हुआ उनका। अब ये मत सोचिएगा कि हर बार ए अगर लिखा हुआ ब्लैंक से पहले तो ए के पहले जो भी, ए के बाद जो भी वर्ड होगा वही हमारा हमेशा आंसर होगा। कई बार वो नाउन को डिफरेंट भी कर सकते हैं, द के साथ, या कोई पीछे उनके साथ कोई प्रोनाउन यूज कर लें और उससे उसको रेफर करें, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट हमें ये पता है ए है तो सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल तो आ नहीं सकता। क्लियर? और कोई नाउन ही आएगा क्योंकि ए आर्टिकल्स नाउन के साथ ही लगते हैं। होप इट इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं 8 से लेकर 13 तक। सो हमने इसमें लगाना ट्रू इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन, नॉट गिवन इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यस नो नॉट गिवन नहीं है, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। हालांकि सॉल्व करने में कुछ खास फर्क नहीं है, कुछ खास अंतर नहीं है, बट फिर भी हम ध्यान रखेंगे इन चीजों का। चलिए 8th क्वेश्चन को रीड करते हैं। द आइस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस made some Boston ship owners very wealthy in early 1800s। तो हमें पता, हमने पढ़ा हुआ है अर्ली 1800s, और बॉस्टन के बारे में पढ़ा हुआ है, और उसमें से ट्रांसपोर्टेशन भी थी आइस की। लेट्स सी वो किस पैराग्राफ में थी, आई थिंक वो सेकंड थर्ड में होनी चाहिए। बॉस्टन, ये रहा बॉस्टन यूएसए। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दी अर्ली 1800s। तो ये हमारी लोकेशन तो फिर यही है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, अर्ली 1800s यही है। शिप ओनर्स फ्रॉम बॉस्टन यूएसए हैड इनॉर्मस ब्लॉक्स ऑफ आर्टिक आइस स्टोर्ड ऑल ओवर द अटलांटिक फॉर द पर्पस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन 1851। चलिए ये अलग हो गया। तो हमारा ये लोकेशन है, और आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स का समय है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन। तब तक मैं यहाँ पे लोकेशन को मार्क कर रहा हूँ, आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। इसका आंसर आएगा नॉट गिवन। ओके, जस्ट लेट मी डू दिस। लेट मी चेंज द केसिंग फॉर दिस। ओके, इसका आंसर आएगा नॉट गिवन। आई होप आप सभी को मिल गया, पता लग गया होगा। बट अगर आपने ट्रू या फॉल्स लगाया, मैं बता देता तो इसका आंसर नॉट गिवन क्यों आएगा, क्योंकि कीवर्ड कह रहा था कि जो आइस ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसने ओनर्स को क्या बना दिया, वेरी वेल्दी।
बट यहाँ पर, हाँ, ये जो ओनर्स थे वो ट्रांसपोर्ट तो करवा रहे थे, वहाँ से लेकर शिप आइस को आर्टिक से लेकर फ्रॉम ऑल ओवर अटलांटिक, ठीक है, करवा रहे थे फूड प्रिजर्वेशन के लिए। बट क्या उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर बन पाए, या उनको कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बने, और या उनको नुकसान हुआ? तीन चीज़ें हो सकती हैं, हमें तीनों के बारे में नहीं पता, तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको इसका आंसर नॉट गिवन क्यों आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A disadvantage of the freezing process invented in Australia was that it affected the taste of food. अब कह रहा है कि एक डिसएडवांटेज था फ्रीजिंग प्रोसेस को जो ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया, क्या था कि वो ना जो फूड के टेस्ट को था वो अफेक्ट करता था। अब वैसे तो ये क्वेश्चन को हमें पढ़ने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऊपर देखा हुआ था इसका आंसर, और बट फिर भी मैं आपको, हम इसको पढ़ के देखते हैं इसका आंसर कहाँ पर होगा, तो देखते हैं। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपको मतलब पीछे जो हमने ब्लैंक सॉल्व की है उसके बेस पर अगर आपने इसका आंसर लगाना हो तो क्या लगाएंगे? ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन? गुड। अब जो भी आपका आंसर है अब उसको आप अपने तक रखिए, अभी मैं अभी नहीं बोलूँगा कुछ भी इसका आंसर। पहले हम देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पर है, फिर हम देखेंगे इसको कहाँ पर है। अब हमें देखना ऑस्ट्रेलिया में जब ये फ्रीजिंग प्रोसेस इन्वेंट हुआ था, है ना, तो वो कौन से पैराग्राफ में था? ये रहा। Australian inventors found a way to make mechanical ice. They used a compressor to force gas, ये ammonia. Later, the compressed gas gave up some of its heat through condenser. That gas was released quickly into low pressure evaporator coil. When it became liquid and cold, air was blown over the evaporator coil and then it cooled past into insulated compartment. इसमें तो कुछ फूड के टेस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो आगे देखते हैं। इनिशियली दिस प्रोसेस इन्वेंटेड फॉर बियर, ओके, यहाँ पर भी नहीं है। बट कैटलमैन क्विकली रियलाइज दे कुड यूज फॉर मीट, तो उन्होंने मीट भेजा था, तो हमें इसलिए हमें पता कि दो तरीके के मीट थे। वाइल द फ्रोजन फूड दिस वे वॉज स्टिल प्लेटेबल, there was deterioration during the freezing process. Crystal was formed within the cells of the food. When the food expanded, they spoiled the taste and texture of the food. तो हमारी लोकेशन ये रही। तो आपके पास अबाउट 10 सेकंड्स है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, तब तक मैं लोकेशन मार्क कर रहा हूँ इसकी, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप, एंड इसका आंसर है ट्रू। तो क्लियर है, टेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल वो स्पॉइल कर रहा है तो अफेक्ट कर रहा है। अब अफेक्ट पॉजिटिव तो नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट डिसएडवांटेज है तो स्पॉइल करना क्या होता है? खराब करना है। एंड अगर आपके खाने का टेस्ट खराब हो जाए तो ऑब्वियसली वो डिसएडवांटेज ही है ना, वो आप फ़ायदा तो कह नहीं सकते, नुकसान ही है ना, खाना खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा उसका। क्लियर। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्लियरेंस बर्ड्स आए, तो हमें ये पता ही है पर्सन से आई थिंक अगले पैराग्राफ में शुरू हो जाएगा, ये उससे अगले में हो जाएगा, देखना पड़ेगा। क्लियरेंस बर्ड्स आई ट्रेवल टू लैब्राडोर इन ऑर्डर टू लर्न हाउ द इनुइट पीपल फ्रोज फिश। अब क्वेश्चन कह रहा है जो क्लियरेंस बर्ड्स आए है ना वो लैब्राडोर गया ताकि वो क्या सीख सके कि जो पीपल है ना, इनुइट पीपल हैं, वो फिश को कैसे फ्रीज करते हैं। अगर तो वो यही सीखने गया था तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। बट अगर वो ये सीखने नहीं गया, वो कुछ और करने गया था, है ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। बट अगर वो क्यों गया था, मतलब फिश को फ्रीज करने सीखने गया था या कुछ और करने गया था, और हमें पता ही नहीं वो क्या करने गया था, तो हम सब क्या लगाएगा इसका आंसर? नॉट गिवन। वैसे तो ऑन ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद है थोड़ा थोड़ा इसमें वो क्या करने गया था, बट फिर भी हम श्योर होने के लिए दोबारा पढ़ेंगे। तो यहीं कहीं पर है द मॉडर्न फूड इंडस्ट्री, ये रहा, ये रहा। Clarence Birdseye. In 1912, a biology student in Massachusetts, USA, named Clarence Birdseye ran out of money and went to Labrador in Canada to trap and trade furs. तो ये रही इसकी लोकेशन। वो क्या करने गया था? वो ये चीज़ करने गया था। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आपके पास टाइम शुरू हो रहा है अब।
ओके, टाइम्स अप। इसका आंसर है बहुत इजी, फॉल्स। ये कह रहा है कि ये सीखने गया था, नहीं, वो तो ट्रेड करने गया था फर्श को। मतलब वहाँ पे जो जानवर होंगे उनके उनको मतलब फंसा, उनको ट्रैप करके और उनके फर्श को बेचने के लिए पैसे इकट्ठे करने गया था, उनको बेच के पैसे इकट्ठा करने के लिए। हाँ, वहाँ पर क्या लिखा आगे, वाइल ही वॉज देयर ही बिकेम फैसिनेटेड विद हाउ इनविट वुड क्विकली फ्रीज द फिश, द फिश लुक्ड फ्रेश एंड टेस्टेड फ्रेश इवन मंथ्स लेटर। हाँ, कि वो जब वहां पर था तो वो काफी हैरान हो गया था ये चीज देखकर, बट वो ये करने नहीं गया था, करने तो वो ट्रेडिंग गया था, पर क्वेश्चन कह रहा है वो सीखने गया था, तो वो मकसद तो बिल्कुल अलग अलग हो गया ना, जिस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ओके, 11th क्वेश्चन को रीड करेंगे। Swanson Foods invested a great deal of money in promotion of the TV dinner। तो ये कंपनी है, और अभी तक हमने ये कंपनी के बारे में तो पढ़ा नहीं, क्योंकि दोनों के नाम बड़े हैं तो ऑब्वियसली कंपनी के नाम होना चाहिए, स्वैनसन फूड्स। इन्होंने इन्वेस्ट किया बहुत सारा पैसा, किसकी प्रमोशन में, अपने टीवी डिनर की प्रमोशन में। तो अगर तो इस कंपनी ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था इसकी प्रमोशन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। बट अगर इस कंपनी ने बहुत कम पैसे इन्वेस्ट किए थे या ना के बराबर पैसे इन्वेस्ट किए थे इसके प्रमोशन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और हमें पता ही नहीं है कि पैसे इन्वेस्ट किए थे तो कितने किए थे, अगर किए भी थे तो क्या नहीं किए थे, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है इसके प्रमोशन के लिए, या इसका प्रमोशन किया भी था या नहीं किया था, हमें कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। और अभी तक तो हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है, हमने कितने पढ़ लिए यहाँ तक। तो इसका मतलब इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमें कंफर्म है कि स्वैनसन फूड्स नाम की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम तो है ही नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे 1950s वाली से। क्लियर, तो चलिए पढ़ते हैं। 1950s families were also looking for convenience at meal times, so the moment was right for the arrival of the TV dinner। तो ये हमारा कीवर्ड आ गया, टीवी डिनर। क्लियर। स्वैनसन फूड्स वॉज, देखो ये रबर कंपनी का नाम भी हमें मिल गया, स्वैनसन फूड्स was a large nationally recognized producer of canned and frozen poultry. In 1954, the company adapted some of Bird's Eye's freezing techniques, and with the help of a clever name and a huge advertising budget, it launched the first TV dinner। Okay, तो obviously ये हमारी लोकेशन मिल गई है हमें, तो मैं मार्क कर रहा हूँ, एंड आपके पास वही अराउंड 10 सेकेंड्स का समय है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा। तब तक मैं लोकेशन मार्क कर रहा हूँ और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप, एंड इसका आंसर है ट्रू। कहाँ पर है, लेट्स सी, चलो मैं लोकेशन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ काम की लोकेशन मिले। ओके, ये देखो, अ ह्यूज एडवर्टाइजिंग बजट, इट लॉन्च द फर्स्ट टीवी डिनर। सो प्रमोशन के लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा, ह्यूज बजट मतलब बहुत सारा पैसा, ग्रेट डील ऑफ मनी। क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा आप सभी को। तो अगर पूरी लाइन देखोगे तो ये वाली है, बट छोटी सी लोकेशन ये वाली बन जाएगी। तो अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। 12th, स्वैनसन फूड्स डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ कंटेनर फॉर द लॉन्च ऑफ द टीवी डिनर। मतलब जो ये कंपनी है इन्होंने एक नई स्टाइल का कंटेनर निकाला, कंटेनर मतलब जिसमें फूड को पैक किया होगा, रखा गया होगा, किसके लॉन्च के लिए, इस टीवी डिनर के लॉन्च के लिए। अगर तो इन्होंने नए स्टाइल का कंटेनर निकाला है इसको लॉन्च करने के लिए, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। बट अगर इन्होंने नए स्टाइल का कंटेनर नहीं निकाला, मतलब कोई पुराना ही यूज कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बट अगर हमें कंटेनर नया या पुराना की इंफॉर्मेशन नहीं है, या किस मतलब कंटेनर के बारे में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं हमें अवेलेबल, तो आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। गुड, लेट्स सी। This consisted of frozen turkey, potatoes, and vegetables served in the same segmented aluminum tray that was used by airlines। Okay, तो ये ट्रे लिखा हुआ है इन्होंने, कंटेनर का मतलब ट्रे ही हो गया। तो ये हमारी लोकेशन है, एंड आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का समय है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन।
एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड इसका आंसर है, ड्रम रोल प्लीज, फॉल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये कह रहे हैं ये न्यू स्टाइल का कंटेनर इन्होंने लॉन्च किया था, बट ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सर्व्ड इन द सेम सेगमेंटेड एल्यूमिनियम ट्रे दैट वाज यूज्ड बाय एयरलाइंस। अगेन मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो ये कह रहा है कि इन्होंने सेम, जो एयरलाइंस में ट्रेज यूज हो रही हैं, इन्होंने सेम एल्यूमिनियम ट्रे में इसको सर्व किया था, फ्रोजन टर्की, पोटैटोज और वेजिटेबल्स को। बट ये कह रहे हैं इन्होंने नई चीज इन्वेंट की थी, नया कंटेनर लेके आए थे। ऑब्वियसली वो तो एयरलाइंस वाला सेम यूज कर रहे थे ना, तो नया तो हो नहीं सकता वो। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, फॉल्स। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन। द यूएस फ्रोजन फूड इंडस्ट्री इज करंटली द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब हमें बताना है जो यूएस फ्रोजन फूड इंडस्ट्री है ना, अगर तो वो इस समय प्रेजेंट में सबसे बड़ी है वर्ल्ड की इंडस्ट्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। बट अगर वो सबसे बड़ी नहीं है, वो सेकंड या थर्ड नंबर पर आ रही है, उससे ऊपर भी कोई है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बट अगर हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में इसका रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, टेंथ है, कौन सी रैंक है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, नॉट गिवन। चलिए आगे रीड करते हैं। The product was an instant success. Within a year, Swanson had sold 13 million TV dinners. American consumers couldn't resist the combination of a trusted brand name, a single serving package, and convenience of a meal that could be ready after only 25 minutes in a hot oven. By 1959, Americans were spending 2.7 billion annually on frozen foods, and half a billion of that was spent on ready prepared meals such as the TV dinner. टुडे, ये प्रेजेंट की बात आ गई तो ये हमारी लोकेशन हो सकती है। द यूएस फ्रोजन फूड इंडस्ट्री हैज़ अ टर्नओवर ऑफ ओवर 67 बिलियन एनुअली डॉलर्स एनुअली, विथ 26.6 बिलियन डॉलर्स ऑफ दैट सोल्ड टू कंज्यूमर्स फॉर होम कंजम्पशन. The remaining $40 billion in frozen food sales come through restaurants, cafeterias, hospitals, and schools, and that represents a third of the total food service sales. ओके, तो ऑब्वियसली यही पैराग्राफ है हमारी लोकेशन, एंड आपके पास अराउंड 10 सेकंड में बताने के लिए इसका आंसर, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। इसका आंसर मैं लिखने वाला हूं, इसका आंसर है नॉट गिवन। अब इसका आंसर नॉट गिवन क्यों आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो फ्रोजन फूड इंडस्ट्री है ना, उसकी टर्नओवर कितनी है, 67 बिलियन एनुअली, और वो 26 घर में ही बेच रहा है। ठीक है, दुनिया में वो 67 बिलियन डॉलर्स का काम कर रहा है, बट जो 26.6 बिलियन डॉलर्स है वो घर में बिक रहा है, और जो 40 बिलियन है, ओ सॉरी वो यूएस के ही है, सॉरी वो जो वो घरों में बिक रहा है, जो घर में खरीद रहे हैं लोग, और जो 40 बिलियन है वो रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज वो खरीद रहे हैं। और जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो कर रहा है थर्ड ऑफ टोटल फूड सर्विस सेल्स। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और थर्ड मतलब वो कहेंगे वो तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, नहीं, वो थर्ड पोजीशन नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जितना भी यूएस में फूड इंडस्ट्री है, फूड की सेल्स है, लाइक फ्रेश फूड्स हैं, कैंड फूड्स हैं, जितने भी फूड बिक रहे हैं, जितने भी तरह के फूड्स बिक रहे हैं ना, उनमें से जो थर्ड हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, 1/3 फूड है, वो फ्रोजन फूड बिक रहा है। हर 3 में से एक डब्बा फ्रोजन फूड का बिक रहा है। जैसे 3 फूड बिक रहे हैं, फ्रेश फूड है, कैन फूड है, जो भी फूड्स हैं और भी तरीके के फूड्स आते होंगे, उसमें से हर 3 में से एक टाइप, जो एक पर्सन है ना, एक डब्बा है, वो फ्रोजन फूड बिक रहा है। तो वो तीसरे नंबर पे नहीं लिखा है उन्होंने ये बताया कि वो तीसरा बंदा, सिंपल लैंग्वेज में हर तीसरा बंदा फ्रोजन फूड खरीद रहा है जब वो फूड खरीदने जा रहा है।
क्लियर। और हर बंदा ये मान लो अगर वो 3 सामान खरीद रहा है तो 3 में से एक सामान फ्रोजन फूड हो रहा है, वो बाकी 2 में भी फ्रेश हो, बाकी 2 शायद कैंड हो, और एक फ्रेश हो एक कैंड हो, वो कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता। बट अगर वो 3 चीज़ें खरीद रहा है, एक उसमें से फ्रोजन फूड खरीद रहा है, क्लियर। तो बट वो सबसे बड़ी है इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, या दूसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर है, कहीं पे हमें कंपैरिजन तो है ही नहीं है, कहीं पे भी सुपरलेटिव वर्ड्स कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ ही नहीं किए हैं। तो इस पर मैं लोकेशन लगा देता हूँ। तो ये हमारी लोकेशन है क्वेश्चन नंबर 13। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको साथ के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सेट्स को। लाइक पे एक सेट पढ़ लिया, अगर जैसे जैसे हमें इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो आप हो सकता है इसको देख लें। तो चलो ऑब्वियसली वो मिला नहीं है, बट हो सकता है शायद 8th केस में लिखा होगा, तो आपको दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये होता है। बट अगर ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है कि मैं साथ साथ नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ सकती, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो आप सिंगल सिंगल कीजिए। दोनों मेथड्स परफेक्टली ओके हैं, कोई एक मेथड दूसरे से बढ़िया नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको ईजी लग रहा है, आप वो फॉलो कीजिए। आप दूसरों की ना देखिए कि यार वो तो ऐसे कर रहा है, आप वो देखिए आपको क्या इजी लग रहा है। बिकॉज इंग्लिश में जैसे कहावत है, देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। हर एक बंदे को सेम साइज़ की शर्ट या ट्राउजर्स या कपड़े नहीं आ सकते, सभी का साइज़ डिफरेंट होगा। आप पे जो सूट कर रहा है आप वो चीज़ कीजिए। आई होप ये क्लियर होगा। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी जल्द आएगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और हमारी और वीडियोस भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए राइटिंग में या स्पीकिंग में या दोनों में, अगर आपके 7 या 7 से ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं 6 या 6.5 पर, एंड आपको समझ नहीं आ रहा मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद भी कि यार मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, तो हमने वीडियो कोर्स बनाया हुआ है खास इसी चीज़ों के ऊपर, जिसमें हमने थॉरली डिस्कस किया हुआ है कि टीचर्स क्या चीज़ चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बैंड डिस्क्रिप्टर्स जो ऑफिशियली हमारे पास अवेलेबल हैं, पब्लिकली अवेलेबल हैं। और उनमें से आप क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो बेसिकली, जिसकी वजह से आपके बैंड्स रुक रहे हैं। अगर आप उस हमारे कोर्स को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नीचे वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कोर्स को ख़रीद सकते हैं। एंड आई होप कि जैसे हमारे और स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है आपको भी हेल्प होगी, एंड आप इजीली अपने ड्रीम्स कोर्स अचीव करके अपनी ड्रीम कंट्री पे जा सकेंगे और अपने ड्रीम जॉब और ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।